डियर स्टूडेंट, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में आज हम बात करेंगे हैबरलर्स थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड पार्ट सेकंड की। पार्ट वन में हमने इस थ्योरी का इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड अजम्पशंस ऑफ द थ्योरी को डिस्कस किया था। आज हम टूल्स जो इस थ्योरी के हैं उनको डिस्कस करना चाहेंगे। इंटरनेशनल ट्रेड इक्विलिब्रियम, अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन के निर्धारण से पहले, को डिटरमाइन करने से पहले हमें कुछ टूल्स को समझना है, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स को समझना है, उसको हम यहां पर डिस्कस करना चाहेंगे। तो जो टूल्स काम में आने वाले हैं इस थ्योरी में, उसमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, विच इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन कर्व। जो सबसे पहला उपकरण इस थ्योरी में काम में आएगा वो है उत्पादन संभावना वक्र, जिसे उत्पादन संभावना सीमा अथवा रूपांतरण वक्र भी कहा जाता है। फिर कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के बारे में हमें पता होना चाहिए, अवसर लागत के बारे में हमें पता होना चाहिए। एंड देन कम्युनिटी इंडिफरेंस कर्व, फिर हमें समुदाय उदासीनता वक्र के बारे में पता होना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे रिटर्न्स टू स्केल अलोंग विथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, पैमाने के प्रतिफल की अवधारणाओं को सीमांत अवसर लागत के साथ। सबसे पहले आप ये देखें, व्हाट डू यू मीन बाय रिटर्न्स टू स्केल। आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, रिटर्न्स टू स्केल शोज proportional change in output due to equiproportional change in all factor inputs। पैमाने के प्रतिफल उत्पत्ति के सभी साधनों में समान अनुपात में परिवर्तन करने पर उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को दर्शाते हैं। एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है, सीमांत अवसर लागत क्या होती है। टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ वन कमोडिटी, द अमाउंट ऑफ अनदर कमोडिटी विच इज सैक्रिफाइस्ड और गिवन अप और फॉरगॉन, किसी एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए दूसरी वस्तु की वह मात्रा जिसका त्याग कर दिया गया है, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड दिस मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड इट इज द स्लोप ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। यह उत्पादन संभावना वक्र का ढाल होती है। तो हम यहां पर जो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं रिटर्न्स टू स्केल के साथ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की, और उसमें हम पीपीसी का शेप भी देखेंगे, किस तरह का पीपीसी बनता है, किस तरह का प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता है, तो उसके साथ इस कॉन्सेप्ट को हम समझना चाहेंगे। तो सबसे पहली पॉसिबिलिटी आती है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। पहला जो संभावना हमारे सामने आ रही है, पहली संभावना वो है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के समतामान प्रतिफल। और ये रिफ्लेक्ट करते हैं कांस्टेंट एमओसी, कि अगर इकोनॉमी में कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल है, अगर अर्थव्यवस्था में पैमाने के समतामान प्रतिफल चल रहे हैं, तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कांस्टेंट होगी, सीमांत अवसर लागत स्थिर होगी। अब व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट एमओसी, कि एवरी टाइम टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ एक्स कमोडिटी वी हैव टू सैक्रिफाइस सेम अमाउंट ऑफ वाई कमोडिटी। मान लीजिए ये एक्स है और ये वाई है, और आपने एक्स की 1 यूनिट बनाई तो वाई यहां पर 50 थी। इसी तरह से जैसे ही आपने एक्स की 2 यूनिट बनाई तो वाई यहां पर 40 हो गई। इसी जैसे ही आपने एक्स की 3 यूनिट बनाई तो y यहां पर 30 हो गई। यानी हर बार हमें एक एडिशनल यूनिट x के लिए सेम अमाउंट ऑफ y सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। यानी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो सीमांत जो अवसर लागत है वो स्थिर है। और इफ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज कांस्टेंट, देन द पीपीसी, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, the production possibility frontier, जो उत्पादन संभावना वक्र है, ये x एक्सिस है, हम x कमोडिटी ले रहे हैं, y एक्सिस है, y कमोडिटी है यहां पर। तो जो कंट्री का पीपीसी बनेगा कांस्टेंट एमओसी के केस में, वो बनेगा स्ट्रेट लाइन, वो एक सीधी रेखा के समान बनेगा। ये मान लीजिए पीपीसी है ए बी,
तो आप अपने गिवन रिसोर्सेज से या तो ओ बी एक्स बना सकते हैं, इतना आप एक्स बना सकते हैं, या फिर आप ओ ए वाई बना सकते हैं, और या फिर इनके बीच में किसी कॉम्बिनेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो सपोज यहां पर एक कॉम्बिनेशन हमारे पास आ रहा है, ये OX1 unit of X and OY1 unit of Y, and this is M point। कि हमारे पास एक पॉसिबिलिटी आ रही है कि या तो हम OX1 X बना लें या OX1 X प्लस OY1 Y बना लें। सेकेंड पॉसिबिलिटी आती है कि जैसे ही हम यहां X को बढ़ाते हैं तो वी हैव टू सेक्रीफाइस Y। ये देखिए आप यहां पर जैसे आप M से N पे आते हैं तो आपने जैसे X को बढ़ाया तो आपको Y सेक्रीफाइस करनी पड़ी। फिर एक और पॉसिबिलिटी आती है कि आप और X को बढ़ाते हैं तो आपको और Y सेक्रीफाइस करनी पड़ी। एंड इट इज क्लियर फ्रॉम द डायग्राम कि जो गैप आ रहा है, एवरी टाइम वी हैव टू सेक्रीफाइस Y1 Y2 इज इक्वल टू Y2 Y3। हर बार जो हमें Y सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है, जो Y का त्याग करना पड़ रहा है, वो सेम है। इट मींस टू प्रोड्यूस एडिशनल अमाउंट ऑफ X की एडिशनल क्वांटिटी बनाने के लिए एवरी टाइम वी हैव टू सेक्रीफाइस सेम अमाउंट ऑफ Y। हर बार हमें यहां पर जो एक गैप आ रहा है, इसको देखिए M से N पर, N से S पर जैसे ही आप आ रहे हैं तो ये जो गैप आ रहा है Y का, ये सेम है। यानी हर बार हमें सेम अमाउंट ऑफ Y सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, हमें समान मात्रा में Y का त्याग करना पड़ रहा है। यानी हमारी जो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, जो सीमांत अवसर लागत है, वो स्थिर है। तो X को बनाने के लिए Y will be sacrificed at constant rate। स्थिर दर से हम Y का त्याग करेंगे। और ये कब हो रहा है? जब आप A से B की तरफ मूव कर रहे हैं। आप रिवर्स भी कर सकते हैं कि अगर आप B से A पर आएंगे तो रिवर्स हो जाएगा कि अगर हम B से A पर आ रहे हैं, इसका मतलब टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ Y, X will be sacrificed at constant rate। ठीक है, तो जैसे ही अगर हम B से A पे आएंगे तो फिर रिवर्स हो जाएगा, S to N, N to M। तो यहां पर हम फिर X को सैक्रिफाइस करेंगे तो Y क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। तो आप A से B या B से A किसी भी तरफ मूव करें, यानी आप X को बढ़ाएं तो Y सैक्रिफाइस करेंगे, Y को बढ़ाएंगे तो X सैक्रिफाइस करेंगे, बट जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो कांस्टेंट रहेगी, जो अवसर लागत है वो स्थिर रहेगी। तो ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हमारी यहां पर हुई, कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। In case of constant returns to scale, the marginal opportunity cost is constant and the production possibility curve will be straight line। जो उत्पादन संभावना वक्र बनेगा वो एक सीधी रेखा बनेगा। तो ये हमारा फर्स्ट केस हो। अब हम बात करेंगे सेकंड केस की। सेकंड केस आता है diminishing returns to scale। diminishing returns to scale, पैमाने के घटते प्रतिफल। अब क्या होते हैं पैमाने के घटते प्रतिफल? diminishing returns to scale क्या होते हैं? when proportional change in output is less than equiproportional change in inputs। जब उत्पादन में होने वाला अनुपातिक परिवर्तन साधनों में होने वाले अनुपातिक परिवर्तन से कम होता है। यानी अगर diminishing returns to scale है तो मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी इंक्रीजिंग, सीमांत अवसर लागत होगी बढ़ती हुई। तो डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल यानी इंक्रीजिंग एमओसी, बढ़ती हुई सीमांत अवसर लागत। एंड व्हाट डू यू मीन बाय इंक्रीजिंग एमओसी? कि अगर हम X की एडिशनल यूनिट बना रहे हैं तो Y will be sacrificed at increasing rate। It means every time we have to sacrifice more and more Y। हर बार हमें पहले से अधिक Y का त्याग करना पड़ेगा। And if increasing MOC is there, यदि हमारी सीमांत अवसर लागत बढ़ रही है तो the PPC will be concave to the origin।
जो पीपीसी का आकार होगा, जो उत्पादन संभावना वक्र की आकृति होगी, वो होगा मूल बिंदु की ओर नतोदर। तो यहां पर एक पीपीसी हम ले रहे हैं। जब इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है या डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, एक्स कमोडिटी, वाई कमोडिटी, और ये यहां ओरिजिन पॉइंट है हमारा, और यहां से हम पीपीसी को देखते हैं तो ये ए बी पीपीसी जो बना है वो है कॉन्केव टू द ओरिजिन। दिस कॉन्केव पीपीसी शोज इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यह बढ़ती सीमांत अवसर लागत को दर्शाता है। कैसे? आप देखिए, मान लीजिए आप ए से एम पॉइंट पे आते हैं, तो जैसे आप एम पॉइंट पे आते हैं तो आप ओ x1 यूनिट x की और ओ y1 यूनिट y की बना सकते हैं। ठीक है, ये m कॉम्बिनेशन। अभी जैसा ही आप m से n पर आते हैं तो आप देखिए, आप x का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं, तो उसके लिए y आपने क्या किया? सैक्रिफाइस कर दिया। ठीक है, कितना सैक्रिफाइस किया? y1 y2, ये जो गैप है, इस x के लिए हमने ये y सैक्रिफाइस किया। यानी कि इस x को बनाने की, x1 x2 जो x हम बना रहे हैं, इसको बनाने की जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो y1 y2 है, जिसे हमें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। अभी मान लीजिए हम यहां आ जाते हैं एक और पॉइंट पे, s पॉइंट पे, m से n पे आए और अब n से s पे आए, हमने x को फिर बढ़ाया, तो इस बार हमें y सैक्रिफाइस करना पड़ा, ये y2 y3, यानी एक्स्ट्रा जो x हमने बनाया x2 x3, इसके लिए हमें कितना y सैक्रिफाइस करना पड़ा? y2 y3। आप देखिए, पहले हमें y1 y2 छोड़ना पड़ा था और इस बार हमें y2 y3 छोड़ना पड़ा, एंड y1 y2 इज लेस देन y2 y3। ये गैप कम है, ये गैप ज्यादा है। सो टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ x वी हैव टू सैक्रिफाइस मोर y। x की समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए, x की समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए हमें पहले से ज्यादा y सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। y1 y2 ये पहले इस x के लिए हमने सैक्रिफाइस किया, फिर और x हमें एक्स्ट्रा बनानी है, तो इसके लिए इस बार हमने सैक्रिफाइस किया y2 y3। सो y1 y2 इज लेस देन y2 y3। इट मींस द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज इंक्रीजिंग, कि जैसे ही हम a से m पे आते हैं, m से n पे आते हैं, n से s पे आते हैं, तो जैसे जैसे हम A से मूव करते जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो हम देख रहे हैं कि x को बनाने के लिए we have to sacrifice y at increasing rate. Every time we have to sacrifice more and more y. और अगर हम रिवर्स देखें, ये कब है? जब हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम A to B, कि अगर हम A से B की तरफ जा रहे हैं तो ये x को बढ़ाने के लिए x को बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम y के फॉर्म में दे रहे हैं। अगर हम रिवर्स मूव करें B to A, तो ये उल्टा हो जाएगा, कि अब हम जैसे ही हम ऊपर आ रहे हैं B से S, S से N, N से M, तो उसका मतलब हम Y को इंक्रीज करेंगे, एंड देन X विल बी सैक्रिफाइस्ड एट इंक्रीजिंग रेट। फिर उस केस के अंदर हमें X का त्याग अधिक से अधिक करना पड़ेगा। सो दिस इज सेकंड केस, सेकंड पॉसिबिलिटी, ये दूसरी संभावना है कि व्हेन देयर इज डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल इन द इकोनॉमी, इट मींस द मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंक्रीजेस। जब पैमाने के घटते या आसमान प्रतिफल अर्थव्यवस्था में होंगे तो जो सीमांत अवसर लागत है वो बढ़ती हुई होगी, एंड इन दैट सिचुएशन द पीपीसी विल बी कॉन्केव टू द ओरिजिन। तो पहली पॉसिबिलिटी में क्या हो रहा है कि आप एवरी टाइम टू प्रोड्यूस एन एडिशनल अमाउंट ऑफ x वी हैव टू सैक्रिफाइस सेम अमाउंट ऑफ y, और वाइस वर्सा, कि हर बार हमें x की एक अतिरिक्त इकाई या x की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए y की समान मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। इन केस ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल, एवरी टाइम टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ x वी हैव टू सैक्रिफाइस मोर एंड मोर y, और वाइस वर्सा, कि हमें x की समान मात्रा का उत्पादन करने के लिए y की उत्तरोत्तर अधिक से अधिक मात्रा का त्याग करना पड़ रहा है। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी यहां पर डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल की आती है। अब हम बात करेंगे थर्ड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी आती है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
पैमाने के बढ़ते या वर्धमान प्रतिफल। और अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट हो रहे हैं, अगर बढ़ते प्रतिफल आ रहे हैं, तो एमओसी डिक्रीजेस, देयर विल बी डिक्रीजिंग एमओसी, सीमांत अवसर लागत घटती हुई होगी। So what do you mean by increasing returns to scale? When proportional change in output is greater than equiproportional change in all the inputs. जब उत्पादन में आनुपातिक परिवर्तन उत्पत्ति के साधनों में होने वाले आनुपातिक परिवर्तन से अधिक होता है, तो उस केस में आपकी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपकी सीमांत अवसर लागत घटती जाती है। इट मींस टू प्रोड्यूस सेम अमाउंट ऑफ एक्स, every time we have to sacrifice less and less amount of y, so y decreases at decreasing rate. इसका मतलब x की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने के लिए हमें हर बार y की पहले से कम मात्रा त्यागनी पड़ती है, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम होती जा रही है, अवसर लागत घटती जा रही है। एंड इन दिस सिचुएशन, इस स्थिति में the PPC will be convex to the origin. इस स्थिति में जो PPC का आकार होगा वो होगा मूल बिंदु की ओर उन्नतोदर। तो PPC कैसा बनेगा? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। देखिए आप, एक हम एग्जांपल ले रहे हैं यहां पर, ये है x एक्सिस पे x कमोडिटी और y एक्सिस पे y कमोडिटी, एंड इन केस ऑफ डिक्रीजिंग एमओसी, घटती सीमांत अवसर लागत जब होगी, तो पीपीसी विल बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। इस तरह से आप देखिए कि जो पीपीसी है ए बी हमारा, वो क्या बना है? कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। और अब आप डायग्राम पर डिक्रीजिंग एमओसी को समझिए। मान लीजिए आप ये ए से एम पर आते हैं, तो जैसे ही आप ए से एम पर आते हैं, ओ x1 यूनिट ऑफ x and OY1 यूनिट ऑफ y, आप OX1 x की क्वांटिटी और OY1 y की क्वांटिटी बना सकते हैं। जैसे ही आप m से n पर आते हैं, आप देखिए आप x का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, तो आपको y क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस। आप m पे थे, अभी n पे आ गए, तो आप देखिए x1 x2 x बनाने के लिए हमें y1 y2 y क्या करना पड़ा? सेक्रीफाइस। अभी जैसे ही आप n से s पर आते हैं, फिर आप x का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, और इस बार फिर से आपको y सैक्रिफाइस करनी पड़ती है। लेकिन आप देखिए जो x का प्रोडक्शन आप बढ़ा रहे हैं, उसके लिए y कितनी सैक्रिफाइस करनी पड़ी? y2 y3, और पहले कितनी करनी पड़ रही थी? y1 y2, और इस बार हमें करनी पड़ी y2 y3। तो इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम दैट y1 y2 इज ग्रेटर देन y2 y3, कि हमें पहले से कम क्वांटिटी y की सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। यानी जैसे हम a से m पे आते हैं, m से n पे आते हैं, n से s पे आते हैं, तो हमें उत्तरोत्तर कम से कम मात्रा y की त्यागनी पड़ रही है, हमें लेस से लेस क्वांटिटी y की सैक्रिफाइस करनी पड़ रही है। इट मींस एमओसी डिक्रीज हो रही है। अब इसे आप जब a से b की तरफ मूव करेंगे, तो हम बोलेंगे टू प्रोड्यूस additional amount of x every time we have to sacrifice less and less amount of y। जब हम a से b की तरफ गति करेंगे, तो हम कहेंगे x की अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए हमें उत्तरोत्तर y की कम से कम मात्रा का त्याग करना पड़ता है। और अगर हम रिवर्स बात करेंगे कि b से a की तरफ अगर मूव करेंगे, तो हम बोलेंगे टू प्रोड्यूस एन एडिशनल यूनिट ऑफ y कमोडिटी एवरी टाइम वी हैव टू सैक्रिफाइस लेस एंड लेस अमाउंट ऑफ x कमोडिटी। y की एक अतिरिक्त मात्रा का उत्पादन करने के लिए हमें x की कम से कम मात्रा का त्याग करना पड़ेगा। सो दिस इज थर्ड पॉसिबिलिटी, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, डिक्रीजिंग एमओसी। अब एक और पॉसिबिलिटी आती है कि अगर मान लीजिए इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग एमओसी साथ हो, diminishing returns to scale और increasing returns to scale, तो फिर उस केस के अंदर क्या स्थिति होगी? तो एक हम कंबाइंड सिचुएशन ले रहे हैं। यहां x कमोडिटी है, ये हम कंबाइन कर रहे हैं सेकंड और थर्ड। यहां y कमोडिटी है, y एक्सिस x एक्सिस, और आप देखिए कि ये यहां तक आपका पीपीसी कॉनकेव था और उसके बाद ये हो गया कॉन्वेक्स। तो एक पॉइंट आया है यहां पर, के पॉइंट,
तो आप देखिए ए टू के ये है कॉन्केव पीपीसी एंड के टू बी ये कॉन्केव हो गया मूल बिंदु की ओर नतोदर, और ये हो गया कॉन्वेक्स। के टू बी कॉन्वेक्स बन गया। तो जिस पॉइंट से ये स्लोप चेंज हुआ है, जिस बिंदु से ये स्लोप बदला है, ढाल बदला है, इसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, मोड़ बिंदु, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, कि यहां तक ये कॉन्केव था, उसके बाद ये क्या हो गया, कॉन्वेक्स हो गया। तो इस केस में क्या हो रहा है कि यहां पर एमओसी इंक्रीज हो रही है और के से बी की तरफ जो एमओसी है वो डिक्रीज हो रही है। यानी के से बी की तरफ डिक्रीजिंग एमओसी, यानी कौन से रिटर्न्स ऑपरेट हो रहे हैं, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, पैमाने के बढ़ते प्रतिफल, और ए से के की तरफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। सो इस डायग्राम में जो आप एक्स कमोडिटी का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो एक्स वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं, ये यहां से यहां तक का, तो ये आपका इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में हो रहा है, यानी डिमिनिशिंग एमओसी में हो रहा है। और जो वाई वस्तु का प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, जो वाई वस्तु का आप उत्पादन कर रहे हैं, वो इंक्रीजिंग एमओसी की सिचुएशन में हो रहा है, यानी डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल में हो रहा है। तो आप देखिए कि दोनों कमोडिटीज यहां पर है और दो तरह के रिटर्न्स यहां ऑपरेट हो रहे हैं। Y के लिए यहां डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट हो रहा है और X कमोडिटी के लिए यहां इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल ऑपरेट हो रहा है। या इन अदर वर्ड्स अगर हम बोलें कि Y के लिए यहां डिक्रीजिंग एमओसी की सिचुएशन है और X के लिए यहां पर Y के लिए इंक्रीजिंग एमओसी की सिचुएशन है और X के लिए यहां डिक्रीजिंग एमओसी की सिचुएशन है। सो ये कंबाइंड केस हमने यहां पर देखा। सो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। तो कंक्लूजन एक बार अगर हम देखें कि वी हैव टू स्टडी द इंटरनेशनल ट्रेड इक्विलिब्रियम अंडर डिफरेंट कॉस्ट कंडीशंस। हमें अंतरराष्ट्रीय व्यापार संतुलन का अध्ययन करना है विभिन्न लागत स्थितियों में। हम ये देखेंगे कि जब पीपीसी कॉन्केव है या इंक्रीजिंग एमओसी है तो ट्रेड इक्विलिब्रियम कैसे होगा, तो व्यापार संतुलन कैसे होगा। कांस्टेंट एमओसी है, स्ट्रेट लाइन पीपीसी है, तो ट्रेड इक्विलिब्रियम कैसे होगा। और जब कॉन्वेक्स पीपीसी बन रहा है यानी डिक्रीजिंग एमओसी है तो ट्रेड इक्विलिब्रियम कैसे होगा, जो हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। आज हमने सिर्फ एक इंट्रोडक्शन देखा कि अंडर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमओसीज, अलग अलग सीमांत अवसर लागत के जो प्रकार होते हैं उसमें पीपीसी का शेप किस तरीके से बनता है। तो आज का ये हमारा लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू।